So, hello people, welcome to the channel CTV, and in this video we are going to do the questions of operation and mismanagement. हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन की जो भी लर्निंग होगी वो लर्निंग हम नोट्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड देन हम जो है नोट्स का रिवीजन करेंगे. बट ये जो पर्टिकुलर वीडियो है सिर्फ क्वेश्चन करेगा, जैसा कि हम कर ही रहे हैं. और नवंबर 21 के RTP तक के सारे क्वेश्चन इसमें हैं. MTPs को हम सेपरेट इसका वीडियो बना के कवर करेंगे, भले वो वीडियो 1-2 मिनट का हो, भले वो वीडियो 5-10 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, जैसा भी हो. हम MCQ को सेपरेटली कवर करेंगे ताकि जिसको MCQ करना हो वो MCQ कर ले. ओके. और हाँ, क्वेश्चन के साथ साथ प्रोविज़न भी पढ़ लेंगे. और एक और चीज़ है कि कितने सारे कमेंट अभी मुझे रिसेंट में आ रहे हैं कि आपने प्लेलिस्ट नहीं बनाई है. तो अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखेगी 4 प्लेलिस्ट, नवंबर 21 की, ग्रुप 1 की, ऑडिट, लॉ, FR, SFM की 4 प्लेलिस्ट और MCQ की 2 प्लेलिस्ट मिलेगी. कभी नहीं मिले आपको तो आप मुझे कमेंट करिए. मैंने कम्युनिटी पे भी ये पोस्ट डाला है, आप उसको पढ़िए. और कभी आपको नहीं मिलती है प्लेलिस्ट, आप मुझे कमेंट कीजिए. अब देखो, द इशू एंड पेड अप कैपिटल. अब इशू एंड पेड अप कैपिटल इस 5 करोड़, जिसे 5 लाख की इक्विटी 100 रुपये की, और उस कंपनी में 500 मेंबर भी है. पिटीशन सबमिट हुई ट्रिब्यूनल को, जिसको 80 मेंबर्स ने साइन किया. ठीक है, जो होल्ड कर रहे हैं 10,000 इक्विटी. तो कितने इक्विटी होल्ड कर रहे हैं? 10,000 इक्विटी. और कितने लोगों ने किया? 80 मेंबर्स ने किया. फॉर द पर्पस ऑफ रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट बाय मेजॉरिटी. अब फॉर द पर्पस ऑफ रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट जो मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं, एग्जामिन द प्रोविजन, डिसाइड क्या सेट पिटीशन मेंटेनेबल है. और अगर चलो है तो इम्पैक्ट ऑन द मेंटेनेबिलिटी इफ़ सब्सिक्वेंटली 40 मेंबर्स हु हैड साइंड पिटीशन विदड्रॉ देयर कंसेंट. मेंटेनेबल है कि नहीं है. और इन केस ऑल्सो एक्सप्लेन द इम्पैक्ट. हमें इम्पैक्ट बताना है उस मेंटेनेबिलिटी का. इफ़ इम्पैक्ट तब बताना है कि वो मेंटेनेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी अगर सब्सिक्वेंटली 40 मेंबर्स ने विड्रॉ कर लिया. देखो, ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल मेंबर जो है वो अप्लाई करते हैं. एलिजिबल मेंबर. अब देखो, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. सबसे पहले कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल तो 100, 1/10, 1/10, 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, और 100 मेंबर. अब जैसे 80 वो 100 तो नहीं है, और 10,000 शेयर होल्ड करते हैं तो 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल भी नहीं है. पर हाँ, टोटल नंबर ऑफ मेंबर जैसे 500 है तो 1/10 50 होते, 50 से ज़्यादा है. तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर में क्राइटेरिया में आ रहा है, इसलिए ये एलिजिबल है. तो इट इज़ एविडेंट कि पिटीशन जो है 80 मेंबर ने करी है. और एक पॉइंट ये है कि कंसेंट जब शेयर होल्डर ने दिया है, वो बाद में अगर विड्रॉ कर रहा है कंसेंट, तो उससे मेंटेनेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं होगा, मेंटेनेबिलिटी फिर भी रहेगी. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. मेंबर्स ऑफ कंपनी विथ नो पेड अप शेयर कैपिटल. लो, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है तो हमको तो अच्छा ओके, नो पेड अप शेयर कैपिटल मतलब कि जब अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर देखते हैं. फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट चेंज इन द मैनेजमेंट of the company due to which it was likely that the affairs of a company will be conducted in a manner prejudicial to the interest of its 25 manner. देखो, ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट में क्या देखना पड़ता है कि जो एलिजिबल मेंबर है अंडर सेक्शन 244, वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी है वो एक एप्लीकेशन देते हैं. एप्लीकेशन के अंदर ग्राउंड्स 2 तरीके के हो सकते हैं. दैट अफेयर्स ऑफ अ पहला ग्राउंड, अफेयर्स ऑफ अ कंपनी कंडक्ट इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ऑपरेसिव टू मेंबर, मतलब पब्लिक के लिए डेट्रीमेंटल है, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, मेंबर्स के लिए ऑपरेसिव है, एंड कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है. द अफेयर ऑफ अ कंपनी कंडक्टेड इन अ मैनर, कंपनी की अफेयर्स इस मैनर में कंडक्ट हो रहे हैं कि वो कंपनी के ही इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, और मेंबर के लिए ऑपरेसिव है. ठीक है, तो एक अफेयर्स की बात हो गई. और दूसरा मटेरियल चेंज इन द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. कंट्रोल और मैनेजमेंट में मटेरियल चेंज हो गया तो वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर. तो इधर भी चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, मैनेजमेंट में चेंज हुआ है. ठीक है, मटेरियल चेंज हुआ है मैनेजमेंट में, ड्यू टू विच इट वाज लाइकली दैट अफेयर्स विल बी कंडक्टेड इन अ मैनर. वही मटेरियल चेंज हुआ है, देन अफेयर्स प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर. इधर भी देखो ऐसे ही है, 25 मेंबर. टोटल नंबर ऑफ मेंबर 100 है. ऑन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंप्लेंट हैज़ अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ असेट ऑफ द कंपनी. तो असेट जो भी बिक रही है वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर है. ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया दैट सच ट्रांसफर और डिस्पोजल शैल नॉट बी मेड. क्या आप करो मत 1 साल के अंदर. पहले तो ये बताओ कि एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स 100 का 1/5 तो हो जाता है एक तरीके से 20, और 25 मेंबर ने करा है तो कोई दिक्कत नहीं है.
यही लिखा हुआ है 100/120 कंप्लेंट एलिजिबल है। वेयर इफ़ द मैनेजमेंट डिस्पोज ऑफ सर्टन असेट इन कॉन्ट्रावेंशन। चलो मैनेजमेंट ने तुमने बोला कि डिस्पोज नहीं करना और मैंने डिस्पोज कर दिया, अब क्या कर लोगे? पर इसके पहले देखो आपको ये पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा। आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा लिख दिया और आपने बोल दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, एप्लीकेशन एलिजिबल है और एलिजिबिलिटी है एप्लीकेशन की। पर आपको ये भी लिखना पड़ेगा इन एवरी क्वेश्चन कि ट्रिब्यूनल वेव भी कर सकता है, ट्रिब्यूनल वेव भी कर सकता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल आपको वेव भी कर सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल में ऑन एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन दो ट्रिब्यूनल को, आप एप्लीकेशन दो, बिना एप्लीकेशन की नहीं, एप्लीकेशन टू वेव, आप एप्लीकेशन दो ट्रिब्यूनल को ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इन दिस बिहाफ मे वेव ऑल और एनी रिक्वायरमेंट, सारी रिक्वायरमेंट या कुछ रिक्वायरमेंट से वेव कर सकता है। और चलो अगर मैनेजमेंट ने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तब तुम क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 221 इफ़ इट अपीयर्स टू द ट्रिब्यूनल दैट कंप्लेंट मेड बाय मेंबर एज स्पेसिफाइड, जो कंप्लेंट करी है रिमूवल ट्रांसफ़र डिस्पोजल ऑफ फंड दैट द रिमूवल और ट्रांसफ़र, देखिए कंप्लेंट करी मेंबर ने एज स्पेसिफाइड अंडर 244(1) और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 221। अब इन्होंने इधर 221 इंसर्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 221 अगर ये ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि कंप्लेंट करी मेंबर ने एज स्पेसिफाइड इन 244(1) कि जो DRT डिस्पोजल रिमूवल ट्रांसफ़र ऑफ फंड असेट और प्रॉपर्टी आर लाइकली टू टेक प्लेस इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, इधर भी तो ऐसे ही है प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देगा दैट DRT कि वो नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर बी स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर। इन द गिवन केस मैनेजमेंट ने डिस्पोज कर दी सदर्न असेट 1 ईयर में ऑफ सच ऑर्डर, तो कंपनी शैल बी पनिशेबल। अब कंपनी ने करा है तो एक तो कंपनी पनिशेबल होगी विद अ फाइन 1 लाख से 25 लाख। ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट तो उसको 3 साल की जेल है और 50,000। तो एक ऑफिसर को OID को जो है 50,000 से 5 लाख, ठीक है, और 50,000 से 5 लाख की फ़ाइन और 3 साल की जेल। कंपनी का 1 लाख से 25 लाख का फ़ाइन। अब इन्होंने सेक्शन 221 इंसर्ट कर दिया, जबकि उम्मीद नहीं थी कि सेक्शन 221 इधर आ जाएगा। पर हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में कितनी बार 244 का जिक्र हुआ है और आपको यहाँ से समझना पड़ेगा ये ट्रांसफ़र ऑफ फंड एसेट प्रॉपर्टी मे बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। मैं आपको सेक्शन 221 पे लेकर चलता हूँ, ठीक है, आप भी आ जाओ सेक्शन 221 पे क्या लिखा हुआ है। देखो ये आ गया क्वेश्चन, और ये हमने जब हम नोट्स का रिवीजन करते तब हम इसको इनकॉर्पोरेट करते ही करते, क्योंकि अगर आपको दिख रहा हो ये डिक्टो क्वेश्चन ये नोट्स में भी एंटर करके रखा है, ताकि जब हम नोट्स पढ़ें, जब हम नोट्स का रिवीजन करें तो हमको ये सब चीज़ें दिखे। और ये पूरा देखो अभी भी हमने इसको पकड़ा नहीं था और यही पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने इधर भी डाला है ताकि समझ में आए कि इसका रेलेवेंस है। तो ये फ्रीजिंग ऑफ असेट का क्वेश्चन है कि जहाँ पे ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है फ्रीजिंग ऑफ असेट का और 3 साल तक के लिए वो ऑर्डर दे सकता है मैक्सिमम। वो सुओ मोटो फ्रीजिंग नहीं करता। फ्रीजिंग के लिए मेंबर स्पेसिफाइड इन 244(1) ये कंप्लेंट करते हैं, या क्रेडिटर जिसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट एटलीस्ट 1 लाख है वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई से दूसरे पर्सन भी कर सकते हैं। और ऑन रेफरेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कनेक्शन विद इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर्स, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरेंस करा कि इस अफेयर्स के इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफ़र किया। बस आप ऑर्डर तब दोगे फ्रीजिंग ऑफ असेट का जब आपको एक रीज़न टू बिलीव है। रीज़न टू बिलीव है कि डिस्पोजल रिमूवल ट्रांसफ़र ऑफ फंड असेट प्रॉपर्टी DRT डिस्पोजल रिमूवल ट्रांसफ़र ऑफ फंड असेट प्रॉपर्टी वो प्री जुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। अगर क्रेडिटर कंप्लेंट कर रहे हैं मतलब प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर, एक नॉर्मल प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। और देखो 1 लाख से 25 लाख, 50,000 से 5 लाख ऑफिसर को प्लस जेल, राइट। इस पे क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन XYZ प्रपोज्ड फॉर अमेलगमेशन विद PQR। अब देखो इधर अमेलगमेशन की बात हो गई। XYZ ने प्रपोज करा फॉर अमेलगमेशन विद PQR, इशू पेड अप कैपिटल 5 करोड़, तो 5 करोड़ का ब्रेकअप पैसा है। फिर 5 से मेंबर है। इट वॉज बिलीव बाय सर्टन मेंबर ऑफ द कंपनी डेट प्रपोज स्कीम ऑफ अमेलगमेशन, जिसमें वो जो स्कीम ऑफ अमेलगमेशन है ना, जिसमें डिस्पोजल रिमूवल ट्रांसफर ऑफ फंड एसेट प्रॉपर्टी होगा। देखो ये वही आ गया, विल बी इफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, वो आपका इंटरेस्ट अफेक्ट कर रहा है, ये मेंबर का इंटरेस्ट अफेक्ट कर रहा है।
देखो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, साथ ही साथ प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर और मेंबर भी है, राइट। इसमें क्रेडिटर भी और ऐड हो गया, इसमें ध्यान रखना। अब कितने लोगों ने एप्लीकेशन करी? 80 मेंबर होल्डिंग 10,000 इक्विटी शेयर। अब 10,000 इक्विटी शेयर है तो 1/10 ऑफ टोटल नंबर, टोटल देखो कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल। अब कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अब 100 मेंबर है कि नहीं है? 100 मेंबर भी नहीं है, 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल भी नहीं है, पर हाँ 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर है, तो कंप्लेंट तो मेंटेनेबल है, पिटीशन मेंटेनेबल है, तो पिटीशन मेंटेनेबल है। अब इन केस वेयर इट अपीयर्स टू ट्रिब्यूनल दैट सच प्रपोजल इज लाइकली टू अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, ठीक है, हमने बोल दिया ना, ट्रिब्यूनल को तो लग रहा है ना कि प्रपोजल लाइकली टू अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, रेमेडी अवेलेबल टू द एग्रीव्ड मेंबर। ओके, ये बोल रहे हैं कि ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि प्रपोजल इज लाइकली टू अफेक्ट, ये कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये लाइकली टू अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट, अब मेंबर के इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो रहे, तो क्या रेमेडी है? तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल ऑर्डर कब देता है? इन्होंने पूरा ऑर्डर से बताया कि 221 में ऑन कंप्लेंट वही अगर सच नंबर ऑफ मेंबर अगर ये करते हैं ऑन हैविंग रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव वेर इट अपीयर्स टू द ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि ऑन कंप्लेंट ऑफ सच मेंबर हैविंग रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा जब उसका रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव रहेगा कि फंड DRT डिस्पोजल रिमूवल ट्रांसफर ऑफ फंड एसेट प्रॉपर्टी अफेक्ट इज लाइकली टू टेक प्लेस in a manner prejudicial to the interest of company shareholder creditor member public interest, वो डायरेक्ट कर देगा that DRT disposal removal transfer shall not take place during such period not exceeding 3 years, 3 साल तक का हो जाएगा फ्रीजिंग ऑफ एसेट, 3 साल का। इधर बोल के रखा है कि वेर इट अपीयर्स टू ट्रिब्यूनल, अगर ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि सच प्रपोजल इज लाइकली टू अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, तो रेमेडी क्या है? इन केस कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल कंपनी पनिशेबल है। 1 सेकेंड, रेमेडी तो कुछ बताया नहीं इन्होंने। ये जो अगर उनको लग रहा है कि अमेलगमेशन प्रपोजल लाइकली टू अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, ओके रेमेडी ये है, ओके तो इसमें अपन ऐसा समझे कि इस लाइकली टू अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर रेमेडी अवेलेबल टू एग्रीव्ड इन्वेस्टर। मुझे देखो लाइकली टू अफेक्ट मतलब ट्रिब्यूनल भी ये मानता है कि मेंबर के इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं, हमको ऐसा सोचना है, इस लाइकली टू अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर। तो ऐसे केस में वो ऑर्डर दे देगा ऑफ फ्रीजिंग ऑफ असेट फॉर मैक्सिमम 3 ईयर। इट मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट सच डिस्पोजल रिमूवल ट्रांसफर नॉट टू टेक प्लेस इन 3 ईयर्स एज द केस में भी। और अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो कंपनी पे 1 लाख से लेकर 25 लाख, ऑफिसर पे 50,000 से 5 लाख प्लस जेल अप टू 3 ईयर। तो हम ये लिख लेते हैं कि ये जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे रहा है एक तरीके से ये रेमेडी ही है, ये मत समझना। देखो उसका एक समझने का तरीका ये होता है जो हमको नहीं समझना है, तो जो नहीं समझना है मैं आपको बताता हूँ। अगर ये ट्रिब्यूनल को लग रहा है वेयर इट अपीयर्स टू ट्रिब्यूनल दैट सच प्रपोजल इज लाइकली टू अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, ये लाइकली टू अफेक्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि ये शायद ही अफेक्ट करे इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, ये मेंबर के इंटरेस्ट का अफेक्ट कर ही नहीं रहा है, लाइकली टू अफेक्ट। पर हमको ऐसा नहीं सोचना है, लाइकली टू अफेक्ट मतलब कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये अफेक्ट कर रहा है। लाइकली टू अफेक्ट का शायद से मत इंटरप्रेट कर लेना। तो अगर शायद से इंटरप्रेट करते तो ये रेमेडी अवेलेबल में आप ये बोलते हैं कि आप अपील कर सकते हो। तो इधर लाइकली टू अफेक्ट अपने को पॉजिटिव सेंस में लेना है कि उसको भी लग रहा है कि मेंबर्स के इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं, तो रेमेडीज़ क्या है ऐसे केस में कि फ्रीजिंग ऑफ एसेट कर दो। अब ये पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट को अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगला जेएस के शेयर होल्डर है CRI प्राइवेट लिमिटेड का, एप्लीकेशन फाइल करी है एलिजिंग वेरियस एक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो जेएस के शेयर होल्डर है, फाइल करी एप्लीकेशन और वो एलिज कर रहा है वेरियस एक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड सॉट सर्टन रिलीफ मेजर। तो शेयर होल्डर ठीक कंप्लेन कर रहा है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का, उसको कुछ रिलीफ मेजर चाहिए। पिटिशन वॉज ट्रांसफर टू NCLT ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। NCLT पास एन ऑर्डर, 5 अक्टूबर को एक ऑर्डर पास किया विदाउट द कंसेंट। ओके, विदाउट द कंसेंट है मतलब अपील कर सकते हैं। एग्री बाय द ऑर्डर, शेयर होल्डर ने डिसाइड किया कि चलो अपील करते हैं। नेवरदलेस शेयर होल्डर वॉज सफरिंग फ्रॉम द लो ब्लड प्रेशर। जबरदस्ती ये क्वेश्चन इधर घुसाया, इधर नहीं आना चाहिए था, ये NCLT में जाना था। अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है सर। एग्री बाय द ऑर्डर, शेयर होल्डर डिसाइड टू प्रेफर एन अपील। नेवरदलेस शेयर होल्डर वॉज सफरिंग फ्रॉम द लो ब्लड प्रेशर।
ही वॉज मेडिकली एडवाइस कि आप नहीं मूव कर सकते, तो उसने NCLT को अपील जो 5 अक्टूबर के 45 दिन में करनी थी, इन्होंने 5 दिसंबर को करी। वेदर अपील इज एडमिसिबल, हाँ, तो 45 डेज कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 45 डेज एंड अपील इज एडमिसिबल इफ देयर इज अ 45 डेज मे बी एक्सटेंड टू 45 डेज इफ अपीलेंट इज प्रिवेंटेड, इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज, इफ अपीलेंट इज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज। तो वही है कि पूरा आपको लिखने का है प्रॉपर। फिर बाद में ये लिखना है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल may entertain appeal after expiry of the said period but within a further period, expiry of the said period but within a further period not exceeding 45 days। कब वो इंटरटेन करेगा कि मे इंटरटेन, कब इंटरटेन करेगा? इफ़ इट इज़ सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाई होता है डैट अपीलेंट वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, अगर वो सेटिस्फाई होता है कि अपीलेंट वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, तो ये एक सफिशिएंट कॉज है। तो इन द गिवन सिचुएशन NCLT ने ऑर्डर पास किया है, कायदे से 45 डेज़ में अपील हो जानी चाहिए थी, बट ट्रिब्यूनल ऑन रीजनेबल ग्राउंड में फर्दर एक्सटेंड 45 डेज, विद इन 90 डेज ये हो जाएगा। अब ये तो हो गया, अपील इज एडमिसिबल विद रेफरेंस टू टाइम लिमिटेशन। आइडेंटिफाई द प्रोविजन गवर्निंग फर्दर अपील, फर्दर अपील पे भी है प्रोविजन, तो हमको प्रोविजन फर्दर अपील का भी बताना है कि NCLT से अगर आप एग्रीड हो गए हो तो फर्दर अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। तो मे फाइल अपील टू द ट्रिब्यूनल विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, जैसे ऑर्डर आया 60 डेज में अपील कर दो ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। और इफ़ अपीलेंट इज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, ये सुप्रीम कोर्ट अगर सेटिस्फाई होता है इफ अपीलेंट इज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज देन द सेड पीरियड में बी एक्सटेंड फॉर फर्दर 60 डेज। अगला, मिस्टर बी दत्त, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड प्लाजा रेस्टोरेंट लिमिटेड FRPL, was incorporated in furtherance of JV agreement, incorporated in furtherance of JV agreement between B Dutt and Jack India Private Limited, both having 50%। ठीक है, तो B Dutt is a MD in furtherance of JV between B Dutt and Jack India Private Limited। तो B Dutt MD है फूड प्लाजा रेस्टोरेंट का, वो इनकॉर्पोरेट हुई है इन फर्दरेंस ऑफ JV एग्रीमेंट बिटवीन B Dutt एंड जैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दोनों का 50% शेयर है। FRPL was to be governed by the terms and conditions set out in MOA AOA during the course JIPL held the board meeting, ये JIPL अदर है, दूसरी कंपनी है, without giving notice of such meeting to Mr. B Dutt and took decision to remove B Dutt। तो ये देखो, ये MD है FRPL का और इनकॉर्पोरेटेड इन फर्दरेंस ऑफ JV एग्रीमेंट, और इधर जो है शायद इधर JIPL की जगह FRPL होना चाहिए। खैर छोड़ो, देखते आगे। इन्होंने बिना नोटिस के इसको रिमूव कर दिया। टू डिसीजन टू रिमूव बी दत्त विद एन एलिगेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट, क्या आपने फंड का मिसमैनेजमेंट किया है FRPL में। JIPL प्रेशराइज हिम टू सेल शेयर्स ऑफ 5 करोड़, तो ऐसा ही क्या आपने शेयर्स 5 करोड़ के बेचो अगेंस्ट 15 करोड़ विच इज़ फेयर मार्केट प्राइस। एडवाइस, क्या बी दत्त के पास राइट है रिलीफ क्लेम करने का? वुड ही सक्सीड इन ऑब्टेनिंग रिलीफ फ्रॉम द ट्रिब्यूनल? तो सबसे पहले राइट है क्या? देखो, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट मेंबर की कैपेसिटी में देखा जाता है, डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं देखा जाता। बट इधर तो जो है बी दत्त, ये तो शेयर्स भी होल्ड करते थे, तो क्या लिखा हुआ है कि दोनों के 50% इक्वल शेयर है, ठीक है। और बिना प्रायर नोटिस के उन्होंने उसको रिमूव करने का डिसीजन लिया एंड प्रेशराइज हिम, और प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप सेल करो। तो एक तरीके से क्या हो गया कि एक तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं, जो प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप जो है सेल करो ताकि उनकी मेजॉरिटी हो गए, आपका स्टेक चले जाए। तो देखो, पर्टिकुलर हमने क्वेश्चन इधर भी लिख दिया कि बी दत्त मैनेजिंग डायरेक्टर है और JIPL ने बोर्ड मीटिंग में बी दत्त को हटा दिया और एलिगेशन लगा दिया कि मिसमैनेजमेंट था, और प्रेशराइज कर रहे हैं बेचने के, शेयर बेचने के। तो एक तरीके से वो मेंबर ही हो गया। तो ये एक तरीके से ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो गया। तो ऐसे केस में सक्सीड तो हो गया। तो मिस्टर बी दत्त हैज़ अ राइट टू क्लेम एनी रिलीफ एंड वेदर ही वुड सक्सीड इन ऑब्टेनिंग रिलीफ फ्रॉम द ट्रिब्यूनल, तो उसका राइट है, वो ऑब्टेन तो कर सकता है। बट इसके आगे और भी बहुत कुछ लिखने का है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 242 सबसेक्शन 2 ट्रिब्यूनल विदाउट प्रीजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ पावर। अब सिंस ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो ऐसे केस में कंपनी की कमांड ट्रिब्यूनल संभाल लेगा।
या कंपनी को डायरेक्ट कर देगा, जो भी है। तो ट्रिब्यूनल विदाउट प्रीजुडाइज टू द जनरलिटी जो भी है कैन ऑर्डर फॉर रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर, कैन ऑर्डर फॉर द रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी इन फ्यूचर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द परचेज ऑफ शेयर परचेज करना, द इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर, द परचेज ऑफ शेयर और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी बाय अदर मेंबर देयर ऑफ मतलब परचेज ऑफ शेयर और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी बाय अदर मेंबर, कि दूसरे मेंबर को बोलो कि तुम परचेस कर लो, या कंपनी को बोलो कि वो परचेस कर ले। द परचेज ऑफ शेयर और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी बाय अदर मेंबर और बाय द कंपनी। देखो ये हमने ये कंटेंट ऑफ ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम, ये सारे कंटेंट इलस्ट्रेटिव कंटेंट है, और भी कंटेंट हो सकते हैं। अब इन केस ऑफ परचेज ऑफ शेयर बाय द कंपनी ने शेयर परचेस करे हैं, क्योंकि मेंबर ने करे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ने करे हैं तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो जाएगा। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र और अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी। तो शेयर देखो, शेयर के रिस्पेक्ट में कितने हो गए, एक तो परचेज ऑफ शेयर एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ट्रांसफ़र और अलॉटमेंट ऑफ शेयर। फिर आता है मॉडिफिकेशन, सेट असाइड और टर्मिनेशन। मॉडिफिकेशन, सेट असाइड और टर्मिनेशन, तो मॉडिफाई कर दो, जैसे साइड में रख दो, या तो टर्मिनेट कर दो। ऑफ एनी एग्रीमेंट एंटेड बिटवीन कंपनी एंड MD, any company and the MD, any other director manager upon such terms and condition as may in the opinion of tribunal be just and equitable। तो क्या लिखा हुआ है, met must मतलब कि मॉडिफिकेशन, सेट असाइड, टर्मिनेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट, कंपनी एंड MD एनी अदर डायरेक्टर मैनेजर। तो कंपनी का जो डायरेक्टर के साथ है, कंपनी का जो डायरेक्टर के साथ है जो एग्रीमेंट है, या तो कंपनी का किसी पर्सन के साथ है अदर देन रेफर टू इन क्लॉज डी बोलना था, तो कंपनी का डायरेक्टर के साथ, देखो ये लिखा हुआ पूरा, कंपनी का डायरेक्टर के साथ या अदर देन डायरेक्टर के साथ कोई सा भी एग्रीमेंट है, वो एक एग्रीमेंट को इस टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेट असाइड, टर्मिनेट, मॉडिफाई कर दो। प्रोवाइडेड दैट नो सच एग्रीमेंट शैल बी टर्मिनेट, ये एग्रीमेंट, नो सच एग्रीमेंट शैल बी टर्मिनेट, सेट असाइड और मॉडिफाइड, कोई सा भी एग्रीमेंट टर्मिनेट, सेट असाइड, मॉडिफाइड नहीं होगा, एक्सेप्ट आफ्टर ड्यू नोटिस एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द पार्टी कंसेंट। तो कोई सा भी एग्रीमेंट टर्मिनेट, जैसे अभी अपन बोल रहे हैं ना कि एग्रीमेंट टर्मिनेट, मॉडिफाई, सेट असाइड हो जाएगा, तो नो एग्रीमेंट शैल बी टर्मिनेट, मॉडिफाई, सेट असाइड एक्सेप्ट आफ्टर ड्यू नोटिस एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द पार्टी। तो आप पहले बाकायदा ड्यू नोटिस भी दोगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दोगे पार्टीज़ को। तो हम ये जो कर रहे हैं एग्रीमेंट को मॉडिफाई, टर्मिनेट, सेट असाइड, तो हम उसको ड्यू नोटिस देंगे ना आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ कंसेंट, तो हम ये करेंगे। ये ई हो गया, मतलब इन्होंने सारे के सारे पावर्स लिख दिए कि शेयर्स के दो हो गए पावर, कि जो पर्टिकुलर शेयर है, ये जो मेंबर के शेयर है वो कोई दूसरा मेंबर परचेस कर लेगा मेंबर के शेयर, या तो कंपनी परचेस कर लेगी। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफ़र, एक तो ये हो गया, एक शेयर ट्रांसफ़र की, शेयर ट्रांसफ़र में रिस्ट्रिक्शन है। फिर इधर मॉडिफिकेशन, सेटिंग असाइड और टर्मिनेशन, इसके हमने पॉइंट्स देख लिए। देखो सारे पॉइंट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, चलो ठीक है, सारे पॉइंट इन्होंने, चलो मान लिया कि अपन ने सारे पॉइंट लिख दिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द अबव मेंशन केस फॉल विद इन अ परव्यू ऑफ 241, 242, इंश्योरिंग दैट ट्रांसफर ऑफ शेयर टू द कंपनी GIPL बाय द मेंबर विल नॉट अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर टू द कंपनी, या तो वो एक ऐसा ऑर्डर दे सकती है, ये सारे ऑर्डर ये बता दिए। फिर ये बोल दिया कि अगर ऑर्डर देना है तो इस टाइप का ऑर्डर दे सकती है कि जो मिस्टर बी दत्ते वो बोल सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है टू द कंपनी बाय द मेंबर विल नॉट अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और एनी ऑफ इट्स शेयर होल्डर। ओके, अंडर सेक्शन 242 ऑफ कंपनीज एक्ट, ट्रिब्यूनल कैन पास ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ शेयर ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी बाय अदर मेंबर। ठीक है ना, मतलब ये दो तरीके की चीज़ें कर सकता है कि अगर दूसरी कंपनी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, या तो मेंबर से परचेस करवा सकता है, और देयर ऑफ बाय द कंपनी इफ़ इट थिंक फिट मिस्टर बी दैट कैन बी रीअपॉइंट बाय द ट्रिब्यूनल एज MD। तो शेयर ऐसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, और अगर उसको लग रहा है तो मिस्टर बी दैट कैन बी रीअपॉइंट बाय द ट्रिब्यूनल, उसको ट्रिब्यूनल वापस से रीअपॉइंट कर देगा, जो तुम्हें बकाया था ना तुमको, वापस से रीअपॉइंट कर देगा ट्रिब्यूनल एज द MD। एंड इट कैन ऑल्सो इशू ऑर्डर फॉर द फर्दर कंडक्ट ऑफ कंपनी अलॉन्ग with provision, and it can also issue order for the further conduct of company. It can also issue order for further conduct of the company along with the provision of just and equitable relief to the applicant.
तो ये ऑर्डर कर सकता है फर्दर कंडक्ट ऑफ कंपनी कि फर्दर कंडक्ट ऑफ कंपनी जो है जस्ट एन इक्विटेबल विद द प्रोविजन ऑफ जस्ट एन इक्विटेबल रिलीफ टू द एप्लीकेंट। ठीक है, तो ठीक है, हमने देख लिया कि परचेज ऑफ शेयर और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर बाय अदर मेंबर। हमने जो पढ़ लिया, हम 4-5 पढ़ लेते हैं कि मेंबर दूसरे मेंबर से परचेस करवा सकता है। कंपनी परचेज ऑफ शेयर ऑफ मेंबर पर्टिकुलर, परचेज ऑफ शेयर और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर बाय अदर मेंबर, परचेज ऑफ दिस शेयर बाय द कंपनी, रिस्ट्रिक्शन करते हैं ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ द कंपनी। फिर ये एग्रीमेंट है कि डायरेक्टर के साथ एग्रीमेंट में आ सकते हैं, सेट असाइड, मॉडिफाई, टर्मिनेट कर सकते हैं। पर ये सब करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कट और साथ ही साथ कंसेंट भी लेंगे। सेट असाइड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र डिलीवरी ऑफ गुड्स, रिमूवल ऑफ एमडी, मैनेजर और एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो देखो ये लिखा हुआ है सेटिंग असाइड। ठीक है, देखो सेटिंग असाइड इधर एग्रीमेंट भी आ गया, सेटिंग असाइड में ये भी आ गया कि ट्रांसफ़र डिलीवरी ऑफ गुड्स सेट असाइड कर दो। सेट असाइड जैसे पेमेंट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी, कुछ भी उसको सेट असाइड कर दो। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के पुराने डायरेक्टर को रिमूव कर दो, या रिस्टोरेशन भी कर सकते हैं, रिमूवल भी कर सकते हैं, रिस्टोरेशन भी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सच नंबर ऑफ पर्सन, अगर ट्रिब्यूनल को जो फिट लगे, टू रिपोर्ट टू द ट्रिब्यूनल, कॉस्ट इम्पोजिशन कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ अनड्यू गेंस, जो भी डायरेक्टर ने करे हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन डायरेक्टर ट्रिब्यूनल द्वारा अपॉइंट हो सकता है। इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट हो सकता है, मतलब कि ये इस टाइप के ऑर्डर दे सकता है। एक बार ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट लग रहा है तो इस तरीके के ऑर्डर है वो दे सकता है कि डायरेक्टर को रिमूव करना है, डायरेक्टर के साथ कुछ अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो रिस्टोरेशन ऑफ करना है। शेयर्स के बारे में हमने पढ़ा, हमने एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, एग्रीमेंट में सेट असाइड पढ़ा तो हमने ये भी देखा कि सेट असाइड डिलीवरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सेट असाइड पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, डायरेक्टर को रिमूव करेंगे, रिस्टोरेशन करेंगे, इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट करेंगे, और अनड्यू गेंस का भी कुछ हो तो उसकी रिकवरी रहेगी। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट। ये इलस्ट्रेटिव है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर कंसिस्टिंग 30 मेंबर्स है, डिसाइडेड टू फाइल अ पिटीशन बिफोर द ट्रिब्यूनल फॉर द रिलीफ के लिए उन्होंने पिटीशन फाइल करी। ठीक है, रिलीफ अगेंस्ट दी ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रही है ऑफ मेसर्स अरावली। पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है, मतलब पेड अप कैपिटल तो है। 30 मेंबर ने एप्लीकेशन करी, टोटल 500 मेंबर है, एंड द ग्रुप ऑफ 30 मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ टोटल पेड अप। ओके, 1/10 ऑफ पेड अप होल्ड करता है, हमको तो 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल देखना है, पर ये तो 1/15 है। 1/15 1/10 से छोटा ही होता है। और द ग्रीवियंस ऑफ द ग्रुप इज़ ड्यू टू मिसमैनेजमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी इंकर्ड लॉसेस की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिसमैनेजमेंट के कारण लॉस इंकर हो गया कंपनी को। तो मिसमैनेजमेंट और ग्रीवियंस क्या है कि ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी ने इंकर करे लॉसेस, कंपनी इंकर्ड लॉसेस, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस प्लीज एडवाइज द ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ पिटीशन एंड द रिलीफ देयर ऑफ। सबसे पहले ये एडवाइस कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पूरा करो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ग्रुप इज़ नॉट हैविंग रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद एलिजिबल ग्राउंड्स भी होना चाहिए। तो जैसे कंपनी अगर कंटिन्यूस लॉस कर रही है या डिक्लेरेशन और डिविडेंड नहीं किया तो दीज आर नॉट एलिजिबल ग्राउंड्स, ये एक्सक्लूड है। द शेयर होल्डर मे नॉट सक्सेड इन गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द ट्रिब्यूनल एज कंटिन्यूस लॉस। देखो हमने पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पर हमने ये भी पढ़ा है कि ट्रिब्यूनल चाहे तो वेव भी कर सकता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट ग्राउंड्स तो कम से कम एलिजिबल होना चाहिए ना। ग्राउंड्स को थोड़ी ना वेव कर पाएंगे, रिक्विजिट इन सब चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं पर ग्राउंड्स को थोड़ी ना रिमूव कर पाएंगे। तो ऐसे कैसे ग्राउंड एलिजिबल होना चाहिए अगर ये कंटिन्यूस लॉसेस के लिए या नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, दीज आर नॉट अ वैलिड ग्राउंड्स, इट डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन। ओके, MNC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें 6 शेयर होल्डर है। श्रीनाथ जो डायरेक्टर है, श्रीनाथ हु इज़ अ डायरेक्टर एंड ऑल्सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस शेयर होल्डर। तो MNC प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ कंपनी इन विच देयर आर 6 शेयर होल्डर। श्रीनाथ जो डायरेक्टर है एंड ऑल्सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस शेयर होल्डर, वो होल्ड कर रहा है लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल। मेजर पिटीशन टू द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एग्जामिन अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। 1 मिनट, जब 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है लेस देन, तो कैसे वो कर सकता है? पर देखो अब वही बात हो जाती है ना, मिस्टर श्रीनाथ 6 शेयर होल्डर, तो 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो गया ना। चलो तो ठीक है, इन द गिवन केस देयर आर 6 शेयर होल्डर और ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, तो अच्छा है, ये वैलिड और मेंटेनेबल है पिटीशन।
पिटीशन कौन करता है? 100 मेंबर या मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। अगला, अ ग्रुप ऑफ डिपॉजिटर्स ऑफ मैसेज ब्राइट लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी अपॉइंटेड मिस्टर फेयर एन एडवोकेट एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू फाइल एप्लीकेशन। ये जो ग्रुप ऑफ डिपॉजिटर है ऑफ मैसेज ब्राइट लिस्टेड कंपनी, उन्होंने अपॉइंट किया फेयर को, जो एडवोकेट है, टू फाइल एन एप्लीकेशन इन द NCLT ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर टू ब्रिंग अ क्लास एक्शन। तो ये क्लास एक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। देखो, ग्रुप ऑफ डिपॉजिटर ऑफ मैसेज ब्राइट अ लिस्टेड कंपनी, उसने अपॉइंट किया फेयर को अपॉइंट किया एन एडवोकेट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू फाइल एन एप्लीकेशन इन द NCLT ऑन बिहाफ ऑफ डिपॉजिटर टू ब्रिंग अ क्लास एक्शन सूट अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ग्रुप ऑफ डिपॉजिटर लिस्टेड कंपनी अपॉइंटेड फेयर एन एडवोकेट to file an application in the NCLT on behalf of depositor to bring a class action suit against the management। क्या मैनेजमेंट के अगेंस्ट में क्लास एक्शन सूट करो? As they are of the opinion that management and conduct of the affairs of a company are being conducted in a manner which is prejudicial। As they are of the opinion क्योंकि उनको लगा है, as they are of the opinion कि जो मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी है वो being conducted in a manner prejudicial to the interest। तो अगर आपको लग रहा है कि अफेयर्स कंडक्ट हो रहे हैं प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अब डिपॉजिटर में जैसे कि अब हमने देखा है कि 100, 1/10 और 1/10 हम देखते हैं, तो डिपॉजिटर में ऐसा है कि 100 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर या डिपॉजिटर होल्डिंग 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट। तो 1/10 की जगह 1/20 है। जब हम बोले कि 10% की जगह 5% है। विद द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर फेयर इज़ वैलिड एज रिगार्ड टू फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। पॉइंट ये है कि अपीलेंट जो है वो खुद से भी आ सकता है और वो ऑथराइज भी कर सकता है किसी को आने के लिए। तो ये सेक्शन क्लास सेक्शन में नहीं बोला के रखा है, पर ये सेक्शन 432 बोलता है, और 432 यही बोलता है कि जो पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग्स और अपील, देखो पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग या अपील जो भी हो रहा है बिफोर ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल, ऐसे केस में भी वो अपीयर इन पर्सन वो खुद से भी आ सकते हैं या ऑथराइज भी कर सकते हैं CA, CWA, लीगल प्रैक्टिशनर, अदर पर्सन टू प्रेजेंट इस केस। पर इधर भी उन्होंने फेयर को अपॉइंट किया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, प्रोवाइडेड द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, वो फुलफिल होना चाहिए। अब मानसी लिमिटेड विद एन इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, इन्होंने इशूड कैपिटल 8 करोड़ है, इशूड एंड पेड अप चलो दोनों ही बोल दिया इन्होंने कि 8 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करो, 600 मेंबर है। पिटीशन सबमिट करा बिफोर द ट्रिब्यूनल साइन बाय द 65 मेंबर। अब 600 में से 65 लोगों ने ट्रिब्यूनल ने साइन करा, जो होल्ड करा 20,000। अब जब 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो गया, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो गया, तो ठीक है, वो क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो गया। 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल तो नहीं हुआ, 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल नहीं हुआ और 100 मेंबर भी नहीं हुए, पर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो गया, तो पिटीशन तो मेंटेनेबल है। और इस सब्सिक्वेंटली 40 मेंबर्स ने अगर विड्रॉ भी कर लिया है तो इम्पैक्ट मेंटेनेबिलिटी पे अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम एट ए टाइम ऑफ एप्लीकेशन ये लिमिट देखते हैं, उसके बाद भले ही वो कम हो गया। तो लिखा हुआ है कि विड्रॉल ऑफ द कंसेंट नॉट अफेक्ट द मेंटेनेबिलिटी। चलो, DGA लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज हैविंग इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, इधर वो 10 लाख शेयर बोल के रखे इंटू 10। द इशू एंड पेड अप शेयर कैपिटल इक्विटी, ओके, 10 लाख इंटू 10 इक्विटी और प्रेफरेंस में 5 लाख इंटू 10 प्रेफरेंस। द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ 169, जो मेंबर्स ऑफ अ कंपनी है आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ 169 रिमूव वन मिस्टर सतीश फ्रॉम द डायरेक्टरशिप। अच्छा, 169 का कंप्लायंस करा, ऐसा नहीं कि दिक्कत दी, पर सतीश को डायरेक्टरशिप से हटाया। ओके, मिस्टर सतीश फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी, तो उसने रिमूव कर दिया ऑन 1 अगस्त बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। सतीश मेंबर भी है जो होल्ड कर रहा है 1,10,000। अब जब वो 1,10,000 होल्ड कर रहा है तो 1/10 ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल नहीं है, 1/10 ऑफ पेड इशूड शेयर कैपिटल नहीं है, क्योंकि इशूड शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों लेते, तो 1/10 नहीं, क्योंकि 1,10,000 है। पर हाँ, 1/10 इक्विटी का है, पर हम टोटल का देखते हैं। सतीश हैज़ एलिज ऑपरेशन ऑन इज रिमूवल, उसने एलिज करा कि इसका ऑपरेशन हुआ है ऑन इज रिमूवल। तो पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं है, चलो ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ट्रिब्यूनल ने वेव भी कर दिया, पर ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड भी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि रिमूवल ऑफ डायरेक्टरशिप इज़ नॉट एन ऑपरेशन। ऑपरेशन हम मेंबर की कैपेसिटी में देखते हैं,
तो इधर सतीश को रिमूव करा गया है एंड हैज़ मूव द जुडिशियल ऑनरेबल एंड हैज़ मूव द जुडिशियल, ठीक है, एप्लीकेशन को मूव करा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज ऑफ ओपिनियन दैट एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल। स्टेट इफ एनी अदर रिकॉर्स इज अवेलेबल। सतीश के पास कुछ दूसरे रिकॉर्ड्स है क्या? तो एप्लीकेशन तो मेंटेनेबल नहीं है। उसके बाद रिकॉर्स तो यही है कि वो ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन दे फॉर द वेवर ऑफ द कंडीशन। देखो, तो इधर हमने दो क्वेश्चन देखे कि सतीश डायरेक्टर था और मेंबर भी था और उसको रिमूव करा। तो रिमूव करा डायरेक्टरशिप से, तो ये कोई ऑपरेशन नहीं है। और एक क्वेश्चन था कि मिस्टर बट, जो हमने क्वेश्चन करा था कि मिस मैनेजमेंट में एलिजिड है, मिस्टर बट डायरेक्टर है और कंपनी प्रेशराइज कर रही है टू सेल द शेयर। तो ऐसे केस में अब रिमूव करा है, कंपनी प्रेशराइज भी कर रही, तो ये ऑपरेशन हो गया, भले वो डायरेक्टर्स को रिमूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ अ कंपनी विथ नो पेड अप शेयर कैपिटल है ही नहीं, कंप्लेंट फाइल करा अगेंस्ट चेंज इन द मैनेजमेंट, और अगेंस्ट द कंप्लेंट फाइल करा अगेंस्ट चेंज इन द मैनेजमेंट। क्या चेंज इन द मैनेजमेंट हो गया? ड्यू टू विच अफेयर्स द प्री जुडिशियल, अफेयर्स प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर 100 है और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंप्लेंट, और कंप्लेंट करी है 25 मेंबर ने, तो ठीक है, 110 का क्राइटेरिया पूरा हो गया। और ऑन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रिब्यूनल को भी रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि ट्रांसफर डिस्पोजल दैट DRT डिस्पोजल रिमोट ट्रांसफर ऑफ अंडरसेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। जब कोई शेयर होल्डर कवर हो गया तो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास करा दैट ऑर्डर दैट सच ट्रांसफर डिस्पोजल शेल नॉट बी मेड। क्या ऑर्डर पास किया कि आप ये फ्रीजिंग ऑफ एसेट है, ये डिस्पोजल आप नहीं कर सकते 1 साल का। तो ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एलिजिबल है, कंप्लेंट भी, पिटीशन भी एलिजिबल है। एंड रही बात कि इफ़ मैनेजमेंट डिस्पोज, अगर मैनेजमेंट डिस्पोज करता है तो कंपनी को 1 से 25 लाख, ऑफिसर को 50,000 से 5 लाख। देखो, कंपनी को पनिशेबल है 1 से 25 लाख, ऑफिसर जो है वो 50,000 से 5 लाख, और फ्रीजिंग 3 साल तक की रहेगी। तो देखो, ऑफिसर इम्प्रिजनमेंट, अच्छा ओके, इम्प्रिजनमेंट भी 3 साल का और 50,000 से 5 लाख। अगला, अस्तित्व प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी 10 शेयर होल्डर है, मेंबर तो जो है लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं। अब क्या मेंबर के पास राइट टू अप्लाई? ये बोल रहा है सिंगल मेंबर अप्लाई नहीं कर सकता, तो ये तो गलत है। कर सकता है क्योंकि वो 110 का क्राइटेरिया पूरा करेगा। सिंगल मेंबर कैन नॉट अप्लाई एज ही इज होल्डिंग 1। ओके, ये तो MCQ था। ओके, सिंगल मेंबर कैन अप्लाई, ठीक है, MCQ था, हमको वैसे नहीं करना था, हम MCQ का अलग से कवर करेंगे उसको। देखो, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो आपको याद करने का रहेगा वो रहेगा कंटेंट। जो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर है उसके कंटेंट, उसको कंटेंट को याद करने में आपको सेपरेटली दिमाग लगाना पड़ेगा, सेपरेटली आपको याद करने के एफर्ट देने पड़ेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन तो ईजी है। ठीक है, अब ABC प्राइवेट लिमिटेड जहाँ पे 8 शेयर होल्डर है, अब मेंबर जो लेस देन 1/10 है वो भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कैन प्रेजेंट अ पिटीशन। फिर इशूड पेड अप कैपिटल MNC के 5 करोड़ है, कंसिस्टिंग 5 लाख इक्विटी। ओके, 5 लाख इक्विटी इंटू 100, 500 मेंबर है। पिटीशन 80 मेंबर्स ने जो 10,000 इक्विटी होल्ड करते हैं फाइल करी। तो पिटीशन तो वैलिड नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाउएवर ट्रिब्यूनल चाहे तो ये पिटीशन को वेव कर सकती है। तो जो पिटीशन सबमिट करी है बाय द ट्रिब्यूनल साइंड बाय द 80 मेंबर होल्डिंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी for the purpose of relief against operation mismanagement by the majority, examine the provisions of Companies Act, decide whether the said petition is maintainable। क्या said petition maintainable है? तो ये तो said petition maintainable ही नहीं लग रही, पर फिर भी एक बार हम चेक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर है 50। ओके, टोटल नंबर ऑफ मेंबर का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये मेंटेनेबल है, और सब्सिक्वेंटली अगर जा भी रहे हैं तो इससे कोई वैलिडिटी अफेक्ट नहीं होती। ये वापस से रिपीटेड क्वेश्चन है कि शेयर होल्डर कंसिस्टिंग 25 मेंबर एक पिटीशन फाइल करिए ऑपरेशन की, टोटल 300 मेंबर है। तो 300 मेंबर है तो नंबर ऑफ मेंबर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर का क्राइटेरिया तो नहीं सेटिस्फाई कर रही। 1/15 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही क्राइटेरिया, और 100 मेंबर का भी नहीं कर रही। मेन ग्रीवेंस ऑफ द ग्रुप इज ड्यू टू मिसमैनेजमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी ने लॉस इंकर करे हैं, डिक्लेयर नहीं करा डिविडेंड। तो देखो, ट्रिब्यूनल ने चलो आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को वेव भी कर दिया, पर आपके ग्राउंड एलिजिबल नहीं है, तो सेक्शन 244 समझा दिया, और ये भी बोल दिया कि ट्रिब्यूनल वेव भी कर सकता है।
बट ये जो कंटिन्यूस लॉसेस है, ये डिक्लेरेशन डिविडेंड है, ये कोई ऑपरेशन थोड़ी ना है। तो ट्रिब्यूनल ने चलो वेवर भी कर दिया, फिर भी आप एप्लीकेशन नहीं दे पाओगे, सक्सीड नहीं हो पाओगे एप्लीकेशन में, क्योंकि ये एप्लीकेशन है ही नहीं। ये एप्लीकेशन पर्टिकुलर जो है वो ऑपरेशन के लिए है ही नहीं। ग्रुप ऑफ मेंबर्स ने फाइल करा है पिटीशन बिफोर द ट्रिब्यूनल, एलिज कर रहे हैं वेरियस एक्ट ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट बाय द मेजॉरिटी। पिटिशनर ग्रुप 12% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड करता है, तो ठीक है, क्लासीफाई हो गया। ड्यूरिंग द पेंडेंसी 5% ने डिसएसोसिएट करा, तो हमको कोई मतलब नहीं है, पिटीशन तो मेंटेनेबल रहेगा। तो राइट्स ऑफ एप्लीकेंट टू प्रोसीड, कि हमारे पास तो राइट है एप्लीकेशन देने का, वो अफेक्ट नहीं होगा। तो लिखा हुआ है कि नीदर द राइट ऑफ द एप्लीकेंट टू प्रोसीड विद पिटीशन एंड नॉर द jurisdiction of the tribunal to dispose it on the merits can be affected by event। तो इस इवेंट से ना तो राइट अफेक्ट हो रहा है, ना तो jurisdiction ऑफ ट्रिब्यूनल अफेक्ट हो रहा है। अब इसमें चलो ठीक है, ये MCQ है। अब देखो अच्छे क्वेश्चन, एक दो अच्छे क्वेश्चन और है। टोटल क्वेश्चन कितने बचे हैं? 20, 21। ओके केस स्टडी आ गई बड़ी सी। तो केस स्टडी तो चलो MCQ में कवर हो जाएगा। 20, 21, 22, 23। तो 20, 21 और 23 3 क्वेश्चन कवर है, फटाफट करते हैं। राइट, PSD वो होल्ड कर रहे हैं इक्विटी शेयर ऑफ दिस, ठीक है। तो BSD होल्ड कर रहे हैं दिस % ऑफ BSD प्राइवेट लिमिटेड। SND डायरेक्टर एंड डी इज़ लुकिंग आफ्टर द होल ऑफ द मैनेजमेंट। तो जो SND है वो डायरेक्टर है एंड डी इज़ लुकिंग आफ्टर होल ऑफ द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो SND डायरेक्टर है और फिर डी तो जो है होल ऑफ द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी देखता है, मतलब ये होल टाइम डायरेक्टर है। पर ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, पर इसको होल टाइम डायरेक्टर है ये सब ने माना, पर ये ऐसा नहीं मानना है। ये पूरा काम देखता है पर विदाउट बीइंग फॉर्मली अपॉइंटेड। पर ये MD नहीं है, इसको MD जैसा अपॉइंट नहीं करा, पर MD के सारे काम कर रहे हैं। तो ये BSD है और SND डायरेक्टर से डी सारा काम देखता है। SND डायरेक्टर, ओके SND डायरेक्टर, चलो ये तो बोल दिया कि SND डायरेक्टर है, SND डायरेक्टर, पर डी तो पूरा काम करता है, पर वो MD नहीं है। सिंस फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर द कंपनी इंकर हैवी लॉसेस और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करी, तो ठीक है, कोई ऑपरेशन का केस नहीं है। बीइंग एग्रीव्ड लो, बी ने कंप्लेंट फाइल करी। अब SND डायरेक्टर है तो बी ने कंप्लेंट फाइल करी ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहले ये ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर के क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। 100 मेंबर का तो नहीं हो रहा, पर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, तो इसका क्राइटेरिया तो पूरा हो रहा है। तो बी ने कंप्लेंट फाइल करी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की, ठीक है, कि कंटिन्यूस लॉसेस हो रहा है, नॉन डिक्लेरेशन डिविडेंड एंड द मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ अ कंपनी बाय डायरेक्टर नॉट बीइंग फॉर्मली अपॉइंटेड एज MD। तो क्या बोल रहे हैं? रनिंग ऑफ कंपनी कंटिन्यूसली इन लॉसेस एंड नॉन डिक्लेरेशन डिविडेंड एंड मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी बाय डायरेक्टर, जो फॉर्मली अपॉइंट नहीं हुआ है MD, पर फिर भी सारे काम कर रहे हैं MD जैसे। कंप्लेंट इज देयर बाय मेड सॉलिसिटिंग द डायरेक्टर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। कंप्लेंट करी है सॉलिसिटिंग द डायरेक्टर, क्या आप डायरेक्टर को बोला है कि आप पेमेंट करो कंपनसेशन का बाय वे ऑफ सैलरी टू हिम एज लाइक अदर डायरेक्टर and such other direction as may be deemed suitable by the tribunal to remove operation and mismanagement. Examine the maintainability. तो कंप्लेंट इज देयर बाय मेड सॉलिसिटिंग द डायरेक्टर, वो डायरेक्टर को बोल रही है कि आप कंपेंसेशन हमको पे करो, एंड सच अदर डायरेक्शन जो भी सूटेबल लगेगा ट्रिब्यूनल का अपने हिसाब से दे देना। सबसे पहली बात, बी सक्सीड तो होगा नहीं। तो देखो, रनिंग अगर लॉसेस में कर रहे हैं, ये कैन नॉट बाय इटसेल्फ रिगार्ड ऑपरेशन। नॉन डिक्लेरेशन डिविडेंड है, ऑपरेशन नहीं है। मैनेजिंग ऑफ अफेयर्स बाय डायरेक्टर हु वाज नॉट फॉर्मली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। तो अगर पर्सन जो अपॉइंट नहीं हुआ है पर वो एक्ट कर रहा है एज MD, डिस्चार्ज कर रहा है फंक्शन विदाउट नॉलेज, वेदर विथ, भाई वो नॉलेज से कर रहा हो या बिना नॉलेज के कर रहा हो, मेंबर को पता हो नहीं पता हो जो भी है, तो वो MD नहीं है और MD जैसा एक्ट कर रहा है, पर ये कोई ऑपरेशन नहीं है। इसको हमने पर्टिकुलर फैक्ट में लिखा नहीं, इसको भी हम लिख लेते हैं कि ये भी ऑपरेशन नहीं है। और पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, मिस्टर बी ने कंप्लेंट फाइल करी है सॉलिसिटिंग द डायरेक्शन फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय वे ऑफ सैलरी। देखो, आप ऐसे कंपनसेशन नहीं मांग सकते एंड सच अदर, ठीक है, टू रिमूव ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट।
तो एज पर द डिसाइडेड केस लॉ शेयर होल्डर कैन शेयर द डिविडेंड, आपको डिविडेंड शेयर करना, ठीक है। शेयर होल्डर कैन शेयर डिविडेंड ऑफ द कंपनी, कंपनी जो प्रॉफिट बांटती है वो शेयर करो, ठीक है। इफ़ इट इज़ डिक्लेयर हो चुका है, बट कैन नॉट सीक डायरेक्शंस टू बी कंपेंसेटेड, इस तरीके से थोड़ा ना आप डायरेक्शन ले सकते हैं। तो देखो ये एक नया पॉइंट है जो समझने में आया है कि शेयर होल्डर डिविडेंड तो मांग सकता है अगर डिविडेंड डिक्लेयर कराए तो, बट दे कांट सीक डायरेक्शंस टू बी कंपेंसेटेड। वो ये नहीं बोल सकते कि आप हमें ट्रिब्यूनल आप ऐसा डायरेक्शन दे दो कि कंपनी हमें कंपेंसेशन पे करे, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है, ट्रिब्यूनल इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। दैट कंसर्न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉट द ट्रिब्यूनल। फिर ये पर्टिकुलर ओके सी, ये वो इस फ्रीजिंग ऑफ एसेट के ऊपर ही क्वेश्चन होगा कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी इज बीइंग कैरिड आउट अगेंस्ट फिशी। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ट्रिब्यूनल के पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट, देखो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट DRT डिस्पोजल रिमूवल ऑफ फंड असेट प्रॉपर्टी वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी शेयर होल्डर क्रेडिटर जो भी है, और ट्रिब्यूनल ने रिक्वेस्ट करी, द ट्रिब्यूनल रिक्वेस्टेड द कंपनी लीगल एडवाइजर एंड बैंकर रिस्पेक्टिवली टू डिस्क्लोज एंड फर्निश a copy of communication made by them to company. In this connection, tribunal requested the company's legal advisor, उन्होंने company's legal advisor को request करा and the banker respectively to disclose and furnish a copy of communication made by them to the company. वो बोल रहे हैं कि ट्रिब्यूनल ने रिक्वेस्ट करा लीगल एडवाइज़र को, वो बैंकर को, कि आप ऐसा करो ना कि डिस्क्लोज एंड फर्निश कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन, आप हमें जो भी कम्युनिकेशन आप कंपनी को करते हो हमको डिस्क्लोज करो, पर उन्होंने मना कर दिया। और ट्रिब्यूनल विशेस टू पास एन ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग द एसेट, तो आपको फ्रीजिंग करना है करो, और पनिश द कंपनी फॉर कॉन्ट्रामिशन इफ़ एनी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो मे पास ऑर्डर, ठीक है, फ्रीज करो ऑर्डर आप पनिश, और इसमें लिखा हुआ है कि पनिश करना है, ठीक है। पनिश क्यों करना है? क्योंकि अगर उसने कॉन्ट्रामिशन किया तो फॉर कॉन्ट्रामिशन, राइट। और कॉन्ट्रामिशन में तो वही 1 लाख से 25 लाख, 50,000 से 5 लाख और 3 साल की जेल। कैन कंपेल द लीगल एडवाइज़र एंड बैंकर टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अब उनको बोल रहे हैं कि आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दो। अब देखो ये इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन है, बट फिर भी चलो ये वाला पॉइंट हम कवर कर लेते हैं कि हम लीगल एडवाइज़र बैंकर को बोल रहे हैं कि आप जानकारी दो। देखो आप समझो कि इन रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 227 इवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, देखो भले ही इवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लीगल एडवाइज़र कंपेल्ड नहीं है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन वो इम्यूनिटी है लीगल एडवाइज़र को कि वो बाउंड नहीं कि वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन करे, एक्सेप्ट उसका नाम और एड्रेस जानना तो हम बता देंगे, क्लाइंट का नाम और एड्रेस जानना हो तो, ठीक है। तो एक्सेप्ट एज रिस्पेक्ट द नेम नेम एंड एड्रेस ऑफ द क्लाइंट। तो लीगल एडवाइज़र कैन नॉट बी कंपेल्ड और बाय द बैंकर ऑफ वन सेकेंड इवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन द लीगल एडवाइज़र और बाय द बैंकर ऑफ द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट और अदर पर्सन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन एज टू द अफेयर्स ऑफ एनी ऑफ देयर कस्टमर। आप बैंकर ऑफ द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट और अदर पर्सन से भी, बैंकर भी कोई बाउंड नहीं है, देखो ये भी इनको भी डिस्क्लोज नहीं करना है, बैंकर भी बाउंड नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि बैंकर ऑफ द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट और अदर पर्सन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, मतलब बैंकर ऑफ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन जिसका भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वो बाउंड नहीं है, और लीगल एडवाइज़र भी बाउंड नहीं है, बैंकर भी बाउंड नहीं है टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन एज टू द अफेयर्स ऑफ देयर कस्टमर। वो अपने कस्टमर के अफेयर्स नहीं बताती, क्योंकि लीगल एडवाइज़र भी नहीं बता रहा, कम से कम लीगल एडवाइज़र नेम एंड एड्रेस तो बता रहा है। पर बैंकर में क्या है, अदर देन सच कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन टू द ट्रिब्यूनल और सेंट्रल गवर्नमेंट और टू द रजिस्ट्रार और टू एन इंस्पेक्टर। वन सेकेंड, इसको प्रॉपरली ड्राफ्टिंग नहीं है, इसमें ऐसा है कि हम नहीं बता सकते अदर देन वो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार जो भी इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो एक्सेप्ट जो कंपनी अंदर इन्वेस्टिगेशन है उसके अलावा हम दूसरे कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। हैंस लीगल एडवाइज़र एंड बैंकर्स कैन नॉट बी कंपेल्ड टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। फिर वो ये कि 15 मेंबर्स ऑफ KUN लिमिटेड होल्ड कर रहे हैं 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, सारे कॉल पे कर दिए है, कंपनी ने अप्लाई किया ट्रिब्यूनल को रिलीफ के लिए फॉर द, ठीक है, कुछ कंडक्ट हो रहे हैं इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट। ट्रिब्यूनल ने एप्लीकेशन एडमिट कर दी एंड अपॉन इंक्वायरी फाउंड द एलिगेशन टू बी जेन्युइन, और देयर अपॉन ट्रिब्यूनल ने टर्मिनेशन करा ऑफ मिस्टर बाप जो MD ऑफ द कंपनी है, ठीक है, कर सकते हैं। आपने पढ़ा कि आप टर्मिनेशन भी कर सकते हो, रिस्टोरेशन भी कर सकते हो,
Mr. Bab was appointed as MD of the company for a period of 5 years with effect from 1 April 2017, having a clause in his letter of appointment that he would be entitled for compensation for the remaining period. अब वो जो मिस्टर बाप है वो MD जैसे अपॉइंट हुआ था और 1 अप्रैल 2017 से वो अपॉइंट हुआ था, उसका क्लॉज के पास क्लॉज भी है कि ही वुड बी इंटाइटल्ड फॉर द कंपनसेशन फॉर द रिमेनिंग पीरियड इन केस उसकी सर्विस आर टर्मिनेटेड बाय द कंपनी। अगर कंपनी ने टर्मिनेट किया तो बाप ने कंपनसेशन क्लेम किया फॉर द रिमेनिंग टर्म इन 1.5 ईयर, पर KUN लिमिटेड ने डिनाई कर दिया टू पे कंपनसेशन बट ऑफर्ड हिम टू री एज्यूम हिज ऑफिस अगेन आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो KUN ने बोला कि सबसे पहले डिनाई करा कंपनसेशन के लिए और बोला कि ऑफिस में वापस आ जाना आफ्टर लैप्स ऑफ 3 ईयर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, रेफरिंग एंड एनालाइजिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर क्लेम क्या टेनेबल है, और प्रपोजल भी क्या उसका कंपनी का कि 3 साल बाद आ जाना क्या टेनेबल है। देखो अब समझो, इधर वही है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ 243 आप कर सकते हो वेयर एन ऑर्डर मेड अंडर 242 टर्मिनेट सेट असाइड और मॉडिफाई। हमने पढ़ा ही था ना कि टर्मिनेट सेट असाइड मॉडिफाई कर सकते हो एग्रीमेंट विद डायरेक्टर। अब कंसिक्वेंसेस ऑफ सच टर्मिनेशन क्या है? सबसे पहले तो ट्रिब्यूनल को 169 फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, लॉस ऑफ ऑफिस का कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, चाहते समय कंपेंसेशन भी नहीं मिलेगा और 5 साल तक आप उस कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। पर अगर ट्रिब्यूनल ने परमिशन दी तो आप रिज्यूम कर सकते हो बिफोर 5 ईयर्स सब्जेक्ट टू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि किसी ऑर्डर में आप टर्मिनेट सेट असाइड और मॉडिफाई कर रहे हो एग्रीमेंट विद डायरेक्टर, सच ऑर्डर डू नॉट गिव एनी राइज टू एनी क्लेम। ये ऑर्डर क्लेम राइज नहीं करता, डज नॉट राइज एनी क्लेम कि हम तो क्लेम लेंगे, हमको ऐसे टर्मिनेट कर रहे हो। तो सच ऑर्डर डू नॉट गिव राइज टू एनी क्लेम वॉट एवर अगेंस्ट द कंपनी, मतलब वही क्लेम और आप राइज नहीं कर सकते वॉट अगेंस्ट द कंपनी। देखो, तो सच ऑर्डर डू नॉट गिव एनी राइज टू एनी क्लेम अगेंस्ट द कंपनी फॉर बाय एनी पर्सन फॉर डैमेजेस कंपनसेशन लॉस ऑफ ऑफिस जो भी है। नो MD अदर मैनेजर कोई भी whose agreement is so terminated or set aside shall for a period of 5 years जिसको टर्मिनेट या सेट असाइड कर दिया है shall for the period of 5 years from the date of order, ठीक है, विदाउट द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल बी अपॉइंटेड। विदाउट द लीव मतलब कि अगर ट्रिब्यूनल को लीव करना हो, मतलब छोड़ना हो तो वो छोड़ सकते हैं, पर विदाउट लीव आप अपॉइंट नहीं हो सकते। तो नो MD डायरेक्टर मैनेजर तीनों कवर हो गए। तो देखो, नो अपॉइंटमेंट ऑफ नो MD अदर डायरेक्टर मैनेजर उस एग्रीमेंट जिसको टर्मिनेट कर दिया, सेट असाइड कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, शैल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर की डेट से 5 साल तक ये जो टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन का ऑर्डर है उसके 5 साल तक वो अपॉइंट नहीं हो सकता, राइट, वो अपॉइंट नहीं हो सकता। तो विदाउट द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल बी अपॉइंटेड और एक्ट एज MD अदर डायरेक्टर मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो अगर आपको टर्मिनेट कर दिया तो उस ऑर्डर से फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन सेटिंग असाइड जो भी है, ठीक है, तो टर्मिनेट और सेटिंग असाइड ऑफ एग्रीमेंट, तो उस डेट ऑफ ऑर्डर से 5 साल तक आप नहीं बन सकते MD अदर डायरेक्टर मैनेजर, कहीं नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते, राइट। प्रोवाइडेड दैट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट लीव अंडर दिस क्लॉज। 1 सेकेंड, इधर क्वेश्चन में ये बोल रहे थे कि वो कंपेंसेशन क्लेम कर रहा है तो कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता, और KUN ने डिनाई कर दिया चलेगा, पर रीएज्यूम कर रहा है, वो बोल रहा है कि रीएज्यूम करो ऑफिस 3 साल बाद, तो वो भी नहीं चलेगा। प्रोवाइडेड दैट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट लीव अंडर दिस क्लॉज अनलेस 1 सेकेंड, ओके, ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट लीव अंडर दिस क्लॉज अनलेस नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू अप्लाई फॉर लीव हैज़ बीन सर्व। अनलेस जब तक नहीं नोटिस ऑफ इंटेंशन टू अप्लाई फॉर लीव, देखो कि लीव दे रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो अगर प्रोविजन के हिसाब से देखा जाए तो कंटेंशन बाप का तो टेनेबल नहीं है, क्लेम तो नहीं मिलेगा, और KUN भी बोल रहा है कि 3 साल बाद आ जाना ऑफिस में, वो भी वैलिड नहीं है। बट विद द लीव वो अपॉइंट कर सकते हैं एज एन MD, प्रोवाइडेड लीव लेने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। फिर आ जाता है पर्टिकुलर केस स्टडी और एक MCQ, और एक आता है फिर लास्ट क्वेश्चन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का। तो मिस्टर M ने फाइल करी एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल, वो क्लेम कर रहा है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्रीमेंट
अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ऑर्डर पास करा ट्रिब्यूनल ने और टर्मिनेटेड द सेड एग्रीमेंट। वन सेकेंड, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्रीमेंट एंटर बाय कंपनी। कंपनी किसी एग्रीमेंट में एंटर्ड है और वो अफेक्ट कर रही है इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो ऐसे एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया। क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि ऑर्डर में अगर आप ये देखो कंटेंट ऑफ ऑर्डर, तो टर्मिनेट, मॉडिफाई, सेट असाइड, कंपनी का डायरेक्टर के साथ जो एग्रीमेंट है या अदर पर्सन के साथ जो एग्रीमेंट है वो कर सकते हैं, तो इन्होंने करा। एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड बाय H&G हु वॉज MD एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ XYZ, मिस्टर रासिक। तो मिस्टर रासिक विथ हुम XYZ एंटर्ड द एग्रीमेंट, मिस्टर रासिक जिसके साथ XYZ ने एग्रीमेंट एंटर करा। देखो एग्रीमेंट तो H और G हु वॉज MD एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ XYZ, तो एग्रीमेंट में कौन एंटर हुआ? एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड बाय। देखो सपोज करो, समझो कि मेंबर ने एप्लीकेशन फाइल करी बिफोर द ट्रिब्यूनल कंप्लेनिंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्रीमेंट। मेंबर ने एप्लीकेशन इसलिए फाइल करी क्योंकि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीमेंट जो XYZ एंटर करा था और ट्रिब्यूनल ने टर्मिनेट कर दिया। एप्लीकेशन वॉज एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड, इधर बोला है एग्रीमेंट एंटर्ड बाय XYZ, इधर बोल दिया एग्रीमेंट एंटर्ड बाय H&G, राइट। हु वॉज MD एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ XYZ, जो MD और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है XYZ के, मिस्टर रासिक जिसके साथ XYZ ने एंटर करा। मतलब कि कंपनी ने डायरेक्टर, कंपनी के अंदर जो है डायरेक्टर ने रासिक के साथ एंटर करा एग्रीमेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना कि इधर एग्रीमेंट XYZ ने किया है, वो इधर बोल दिया कि H&G ने करा है, तो कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर ने एग्रीमेंट किया रासिक के साथ। ऐसा समझते हुए हम क्वेश्चन समझते आगे से पढ़ते। तो रासिक विथ हुम XYZ हैज़ एंटर्ड द एग्रीमेंट फाइल्ड अ पिटीशन क्लेमिंग लॉस ड्यू टू टर्मिनेशन ऑफ द सेड एग्रीमेंट। क्या आपने एग्रीमेंट तो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी था, उस चक्कर में आपने टर्मिनेट कर दिया, उसको लॉस हुआ, क्लेम कर रहा लॉस। और ऑल्सो स्टेट द लीगल पोजीशन ऑफ H&G होल्डिंग देयर प्लेस ऑफ ऑफिस इन द सेड सिचुएशन। तो ऑल्सो स्टेट, देखो ये तो क्लेम का हो गया, तो पहला पॉइंट तो ये है कि क्लेम रेज नहीं कर सकता या क्लेम राइज नहीं कर सकता। अब ऑल्सो स्टेट द लीगल पोजीशन ऑफ H&G होल्डिंग देयर प्लेस ऑफ ऑफिस इन द सेड सिचुएशन, एग्जामिन द गिवन फैक्ट। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि एक उन्होंने ये बता दिया कि क्लेम नहीं रेज हो सकता, और इधर लिखा है नो MD और अदर मैनेजर, नो MD डायरेक्टर मैनेजर हुज एग्रीमेंट इज सो टर्मिनेटेड, जिसका एग्रीमेंट टर्मिनेट, मॉडिफाई, सेट असाइड किया है, सेट मॉडिफाई नहीं, टर्मिनेट या सेट असाइड किया है, शैल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की डेट से 5 साल तक, विदाउट द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल, वो अपॉइंट नहीं हो सकता एज MD डायरेक्टर मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो इधर समझो क्वेश्चन ऐसा है कि मिस्टर रासिक, अकॉर्डिंगली मिस्टर रासिक विथ हुम XYZ एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट, तो ये क्लेम मांग रहा है, तो ये कोई वायबल नहीं है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि जो H&G है ना, H&G MD एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ XYZ हु एंटर्ड एग्रीमेंट विद रासिक, मतलब कि 2 एग्रीमेंट है। ये जो बोल रहे हैं ना कि हम एक मान रहे थे या एक समझते हुए कर रहे थे, एक एग्रीमेंट XYZ के साथ है और एक एग्रीमेंट डायरेक्टर निकला है, उसने रासिक से किया है। द एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड बाय H&G हु वॉज MD एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ XYZ, तो एक एग्रीमेंट H&G ने करा है। तो क्या लिखा हुआ है फर्दर, जो H&G MD एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु एंटर्ड एग्रीमेंट विद रासिक विच वॉज ऑर्डर टू बी टर्मिनेटेड, जिसको टर्मिनेट किया है बाय द ट्रिब्यूनल। अब उस पर भी बात आ गई कि वो भी MD अदर डायरेक्टर मैनेजर ऑफ द कंपनी 5 साल तक नहीं बन सकते फ्रॉम द डेट, उस डेट से 5 साल तक नहीं बन सकते विदाउट लीव। ठीक है, लीव ले ली, मतलब कि ट्रिब्यूनल ने लीव ले ली, पर वो ये लीव लेने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन ओवर करे हैं MCQs को छोड़ के। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल CTV, तो कर दो कमेंट, कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम ठीक है फर्दर कुछ लॉ के टॉपिक्स या ऑडिट के टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, बाय।